बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सरदार ज़ुहैब एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के रन डाउन की अगर जिक्र करते चलें तो इमरान खान को बन्नी गाला जाने की पेशकश की गई, सबसे बड़ी बात ये। और उन पर जोर डाला जा रहा है कि वो बन्नी गाला तशरीफ़ ले जाएं, जो कि एक मुश्किल बात है, जो कि इमरान खान साहब ने इसकी डिनाइल दी है। इस बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे कि आसिफ अली जरदारी साहब जौन सा ना 411 वोट लेके एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के आई थिंक 12वें सदर पाकिस्तान के नामजद हुए हैं। और इस पे भी बात करेंगे इंशाल्लाह। और फिर एक खुशखबरी ये है कि इमरान रियाज साहब रिहा हो गए। इस सिलसिले में भी लेटली बात सामने आई और इस हवाले से भी इंशाल्लाह बात करेंगे। और भुट्टो को मिला है जी 40 साल बाद इंसाफ, इस हवाले से भी इंशाल्लाह बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो आपसे गुजारिश ये करते चलें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें और देखते रहें। उम्मीद है कि आपको ये चैनल पसंद आता रहेगा। तो एक ख़ास वाक़ये की तरफ आपके तवज्जो मजबूल करवाना चाहूँगा कि परसों परसों की ये बात है कि कुछ दहशत गर्दों को पकड़ा है पाकिस्तान की एजेंसीज ने, और पुलिस भी साथ थी। कोई 3 के करीब कोई दहशत गर्द थे कि जो अडयाला जेल के पास से गिरफ्तार किए गए, जिनके पास जेल के नक्शा जात थे, जिनके पास अमनेशन था, जिनके पास हैवी अमाउंट में जो गन्स और फायर आर्म मौजूद था, उन लोगों को गिरफ्तार किया गया। और तीनों का और भी काफ़ी रहनुमाओं से इस हवाले से सुनने में मिला है कि खान साहब को जल्द बनी गाला शिफ्ट किया जाएगा। इसकी रीज़न ये भी हो सकती है कि कोई एक दहशतगर्दी की एक थ्रेट वगैरह चूँकि एजेंसीज को रिसीव हुई हूँ। एक पहलू ये है कि एजेंसीज का अच्छा काम है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने वक्त से पहले इन दहशतगर्दों को पकड़ा, ये तो कार्रवाई अच्छी बनती है। लेकिन इस हवाले से बहुत सारी गैर यकीनी सूरत हाल भी मौजूद है। हो सकता है ये एक प्लॉटेड मंसूबा हो गवर्नमेंट की तरफ से, और वो सिर्फ ये दिखाना चाहते हो कि खान साहब की जान को खतरा है और खान साहब को फौरन बनी गाला वगैरह शिफ्ट कर देना चाहिए। अब इस सिलसिले में एक बात ये नहीं समझ आती कि खान साहब को बन्नी गाला शिफ्ट करने में क्या मसलहत है। और खान साहब ने इसको रिजेक्ट किया है। खान साहब ने मना किया है कि मैं किसी वाले से मैं अगर मुझे जब तक कि मुझे ज़मानत नहीं मिलती तब तक मैं बनी गाला नहीं जाऊंगा या कहीं भी इस जेल से नहीं जाऊंगा। इवन उन्होंने ये भी रिक्वायरमेंट की कि उनकी जो बेगम है उन्हें भी इधर जेल में शिफ्ट किया जाए। ये खान साहब का कहना था। अच्छा जी, आसिफ अली जरदारी साहब एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के सदर मुंतखब हुए और 411 वोट उन्हें मिले सारी असम्बली से, पंजाब असम्बली से और KPK असम्बली से उन्हें बहुत कम वोट मिले। सिंध असम्बली से उन्होंने क्लीन स्वीप किया और साथ ही बलूचिस्तान असम्बली से भी उन्होंने क्लीन स्वीप किया। और मैक्सिमम आई थिंक बलूचिस्तान में कोई एक भी वोट महमूद खान अकरज़ई साहब को नहीं पड़ सका। तो ये एक थोड़ी वो उनका अपना हल्का था और अपने हवाले से एक थोड़ी शर्मिंदगी की बात है महमूद खान अकरज़ई साहब के कि वो एक भी वोट अपने हल्के से नहीं ले सके। इस सिलसिले में ये बताता चलूँ आपको, मैंने पिछले ब्लॉग में भी अर्ज किया था कि मौलाना का एक जो झुकाव इस दफ़ा PDM से खाइफ, क्योंकि ये PDM 2.0 वाली गवर्नमेंट। आपको बताऊं कि इसमें से मौलाना शामिल नहीं है, बाकी ये वही टीम शामिल है कि जो पिछली इमरान खान को जिस हुकूमत ने हटाया था नो कॉन्फिडेंस से, ये तकरीबन वही हुकूमत है। बस पिछली दफ़ा जरदारी साहब सदर नहीं थे क्योंकि सदारत पे मौजूद थे और उनका टेन्योर। लेकिन इस सिलसिले में आपको ये बताते चलें कि ये तब ही बंदरबाट हो गई थी और तभी जरदारी साहब से ये वादा कर लिया गया था कि आपको इंशाल्लाह आने वाले दिनों में पाकिस्तान का सदर बनाएंगे। उसकी रीज़न, एक बड़ी खास रीज़न ये है कि वो जरदारी साहब के इस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। एक हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि जरदारी साहब बाजवा साहब के जो सुसर साहब है वो बहुत अच्छे दोस्त हैं, नाम लेना मैं मुनासिब नहीं समझता। और उनका और फिर बाद में भी आने वाली एस्टेब्लिशमेंट में भी जरदारी साहब के गहरे ताल्लुकात हैं और उन्होंने उन ताल्लुकात को उस्तवार ही रखा, बेटर रखा। और आई थिंक कि आप जानते हैं कि उनको मफाहमत का बादशाह भी कहा जाता है। अब एक सिलसिले में मैं आपको एक बात बताऊं कि ये मफाहमत क्या होती है। इस सिलसिले में आपको मैं इसको खुशामद भी कह सकते हैं, इसको किसी की बात सुनना और उस पर अमल करना, मावरा इसके कि वो आईनी है या नहीं, वो कानूनी है या नहीं, उस पर अमल करना और किसी को फेवर्स देना। और इस तरह से ये काफ़ी इस हवाले से जरदारी साहब मशहूर हैं और वो आवाम को मुफ्त में फेवर वगैरह देते रहते हैं। और मेरे हिसाब से ये कतई तौर पे कोई अथेंटिक बात नहीं है कि आप किसी इंसान को फेवर दें और उससे फिर रिटर्न फेवर भी आप लें और फिर हुकूमत कर सकें।
अच्छा, इस सिलसिले में आपको एक और इम्पोर्टेंट बात जो आज सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि शेर अफजल मरवत साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेर अफजल मरवत साहब ने एक इल्ज़ाम लगाया है मरियम नवाज पे कि इन्होंने पैसे दे के मुझे कत्ल करवाने की साजिश की है, और जो कि वो मंजर आम पे आ गई। और शेर अफजल मरवत साहब का ये भी कहना था कि मेरे पास उसके एविडेंसेस मौजूद हैं, कुछ ऑडियोज मौजूद हैं कि जिसमें ये क्लियरली देखा गया कि इन्होंने पैसे दिए और किसी शूटर को हायर किया है। अच्छा, इस सिलसिले में आपसे गुजारिश करते चलें कि शेर अफजल मरवत साहब का लेटली जो रद्द अमल था असेंबली में भी और बाहर भी, वो काफ़ी नाडर और बहादुर लीडर सामने आए थे। खुल के उन्होंने तनकीद भी की, बल्कि आप वीडियोस भी, वो गंजा चोर और इस तरह की जो वीडियोस थी, आपको मैंने पिछले व्लॉग में अर्ज भी किया था कि शेर अफजल मरवत साहब एक जंग की पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं असेंबली में भी और असेंबली के बाहर भी। तो इस हवाले से अगर इस तरह की कोई बात सामने आती है तो शेर अफजल मरवत साहब, आपके लिए ये कोई नई बात नहीं है, आपको इन खतरात का अंदाजा होना चाहिए। लेकिन असल बात यह है कि क्या किसी को पैसे दे के असैसिनेट करवाना ही रीज़न है, या ये करवाना चाहिए? जैसे कि आपके सामने काफ़ी मिसालें मौजूद हैं कि पैसे दे के काफ़ी सारे पाकिस्तान के, ख़ास करके सहाफ़ियों में अरशद शरीफ की बात करता चलूँ कि वो भी एक असैसिनेशन कुछ इस तरह सी थी कि वो भी पैसे दे के असैसिनेट किया गया, और उसका इल्ज़ाम भी मरियम नवाज पे आता है। काफ़ी सारे लोगों ने उसका इल्ज़ाम भी, उनकी फैमिली की तरफ से ये इल्ज़ाम देखने में आया कि ये मरियम नवाज पे, और ये पहला नहीं है बल्कि ये सेकंड दफ़ा शेर अफजल मरवत साहब ने इस चीज़ को खुला आवाम से इजहार किया कि मुझे पैसे देके मरवाने, और सीधा उन्होंने नॉमिनेट किया है मरियम नवाज को, नाम लेके नॉमिनेट किया है। ये एक बड़ी डिफरेंट बात है। और इस सिलसिले में मेरे हिसाब से उन्होंने कहा कि FIA को हम सबूत भी पेश कर सकते हैं, हमारे पास वो सारे ऑडियोज़ वगैरह मौजूद हैं। तो मेरे हिसाब से ये एक नया पंडोरा बॉक्स खुला है, और इस सिलसिले में ये इतने आराम से बंद होने वाला नहीं है। और इसमें एक अच्छी बात ये ज़रूर है कि शेर अफजल मरवत साहब की एक अच्छी फहम, या उनकी पार्टी की तरफ से फहम ये कि वो एक पब्लिकली आके इसको अनाउंस कर दिया गया। इस सिलसिले में मुझे लगता है कि शेर अफजल मरवत साहब महफूज रहेंगे, क्योंकि अगर कोई ऐसी अटेम्प्ट जो कि प्लान की गई थी वो मेरे ख्याल से अब करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर वो पहले ही कह चुके हैं तो इस सिलसिले में वो काफ़ी सच्चे साबित होंगे अगर उन पर इस तरह की कोई अटेम्प्ट हो तो। और दूसरा ये है कि हम दुआ करेंगे कि शेर अफजल मरवत साहब हमारे साथ मौजूद रहें, उनकी हिफाजत की जाए पुलिस से भी, और तमाम ही इदारों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस सिलसिले में उनकी हिफाजत को यकीनी बनाना चाहें तो ये आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। बाकी ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, और यही बात उन्होंने की भी। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट खबर जो आपके सामने रखते चले हैं वो ये है कि इमरान रियाज साहब रिहा हो गए। अच्छा, इमरान रियाज साहब पे कोई किसी किस्म का ना कोई मुकदमा था, ना उनके खिलाफ कोई FIR थी। तकरीबन आज कोई 10 दिन तो तकरीबन हो गए, माजरत चाहूँगा अगर मैं सही ना बता सकूँ, 10 दिन से ज़्यादा ही हो गए वो गिरफ्तार थे और आज वो रिहा हो गए। रात को ये बात सुनने को मिली, एक खुशाइन बात है। लेकिन इस सिलसिले में थोड़ा आपको ख्याल भी करना चाहिए कि एक ऐसे सहाफ़ी को जो बग़ैर आप किसी जुर्म के और बग़ैर FIR के अंदर रखते हैं, तो ये मेरे हिसाब से कहीं से भी लॉजिकल नहीं है, और इससे कौम में ये एक चीज़ बढ़ती है कि कोई भी महफूज नहीं है इस मुल्क में, और किसी पे भी छापा लगाया जा सकता है। अच्छा, एक और डेवलपमेंट, जो लास्ट डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करते चले, वो भुट्टो को आज 40 साल बाद इंसाफ मिल सका। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि भुट्टो के मामले में चूँकि अदालत ने एक फेयर ट्रायल नहीं दिया, क्लियरली फेयर ट्रायल नहीं है, तो इसका मतलब है जो फैसला है वो अनफेयर है, अनफेयर फैसला किया गया। प्लस ये कि उन्होंने ये कहा कि इसमें हमारे पास कोई ऐसा कानून मौजूद नहीं है कि हम इस फैसले को रिवॉर्ड कर सकें, लेकिन ये बात क्लियरली सामने आई है कि काजी फाइज ईसा साहब का कहना था कि भुट्टो को कोई फेयर ट्रायल नहीं मिल सका। इसका मतलब ये है कि अदालतों से काफ़ी दफ़ा पाकिस्तान के नेशनल और एक ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यू से जो केसेस सामने आ रहे थे उसमें गलत फैसला किया गया अदालतों की तरफ से, और अदालतों की तरफ से ये देखा गया। तो भुट्टो को अगर आज 40 साल बाद इंसाफ मिला, या क्या इंसाफ मिला कि उसको भी रिवॉर्ड नहीं कर सकते, तो मेरे हिसाब से इमरान खान साहब के साथ क्या होने वाला है ये आप सब लोग जानते हैं। लेकिन मायूस नहीं होना चाहिए, मायूसी और नाउमीदी मेरे हिसाब से, देखें आज 40 साल बाद भी अगर कोई चीज़ सारी आवाम को पता था, फैसला देने वालों को पता था, फैसला करवाने वालों को पता था कि ये फेयर नहीं है। भुट्टो जैसा इंटेलिजेंट बंदा, भुट्टो जैसा ज़बरदस्त सियासतदान शायद दोबारा पाकिस्तान की
تاریخ میں موجود نہ ہو یا اس لیول کی انٹیلیجنس شاید موجود نہ ہو. امید ہے ہم امید تو کرتے ہیں خان صاحب سے کہ خان صاحب ان ملک کے حالات کو چینج کریں گے، کیونکہ وہ بھی بھٹو جیسی مقبولیت رکھتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی وہ بھٹو کی طرح ہی ابھی پابند سلاسل ہیں اور عوام میں موجود نہیں ہے. تو امید ہے کہ بھٹو کی طرح خان صاحب کو اتنا لیٹ نہیں کیا جائے گا، اس فیصلے کو اتنا لمبا نہیں لٹکایا جائے گا اور جلد فیصلہ کیا جائے گا. اس سلسلے میں ایک بڑی امپورٹنٹ قرارداد جو ہے منظور ہوئی ہے سندھ اسمبلی میں، اور اس قرارداد کے پیش نظر میں وہ چاہتے ہیں کہ نیشنل ڈیموکریٹک ہیرو اناؤنس کیا جائے. مراد علی شاہ صاحب انہوں نے یہ ریزولوشن پیش کی اور انہوں نے کہا کہ بھٹو کو ایز اے نیشنل ڈیموکریٹک ہیرو آپ سامنے لائیں اور ان کو ایک قومی طور پر، حکومتی طور پر شہید کا لقب دیا جائے. بالکل دینا چاہیے، اور میرے حساب سے بھٹو شہید ہیں. بھٹو کو اپنی ذاتی پالیسیز اور ایک جو بین الاقوامی پالیسیز، جو پچھلی دفعہ بھٹو کو بھی کس کے کہنے پہ پھانسی دی، آپ جانتے ہیں. بھٹو سامنے آتا تھا، بھٹو بھی ایک ہی بات کرتا تھا، ایبسولوٹلی ناٹ کی. بھٹو کی بھی یہی سیاست تھی کہ ہمیں خود کفیل ہونا چاہیے، اس انٹرنیشنل مافیا پہ ہمارا دار و مدار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ پاکستان ڈیولپ ہو، پاکستان خوشحال ہو، پاکستان ایک مضبوط ریاست بن کے سامنے آئے. میں آپ سے گزارش کروں کہ ہمیں ذاتی اختلافات کو بھلا کر ہمیں ایک جو قومی دشمن ہمارا جو پوری دنیا میں ایک کلیئرلی آپ کو پتا ہے کہ انڈیا بھی دشمن نہیں ہے، بلکہ دشمن وہ طاقتیں ہیں کہ جو انتہائی مضبوط ہیں اور انہیں پتا ہے کہ پاکستان مضبوط ہو سکتا ہے اور انتہائی مضبوط ہو سکتا ہے، مسلم کنٹریز میں تمام مسلمانوں کی یہ نمائندگی کر سکتا ہے. لیکن انہوں نے اسی وجہ سے، یہ انہی کی وجہ سے پاکستان میں ڈی اسٹیبلائزیشن ہے. پاکستان کی حکومت اب پاکستان کے عوام کے کہنے سے نہیں ہے. اب دیکھیں، ایک بڑی خاص بات یہ ہے، سیدھی بات جو آپ سے عرض کرتا چلوں، پورے پاکستانی قوم میں فلسطین کو لے کے ایک غم و غصہ ہے، ایک جذبہ ہے جہاد کا، ان کی مدد کرنے کا غم و غصہ، اور وہ تکلیف میں ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کی جو فلسطین میں، جو غزہ میں مارے جا رہے ہیں اسرائیل کے خلاف. وہ ان پورے پاکستانی قوم کو اس پہ دکھ ہے، افسوس ہے، اور وہ ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں ہاتھ سے، زبان سے، جو جتنا جس میں استطاعت ہے. لیکن پاکستان کی گورنمنٹ کو اس کا احساس نہیں ہے. کوئی شاذ و نادر کوئی بیان سامنے آ جاتا ہے، بٹ یہ کلیئرلی سامنے آیا کہ اب چونکہ پاکستان تو واحد ایٹامک پاور ہے نا اسلامک کنٹریز میں، تو پاکستان کی ذمہ داریاں بھی اس حوالے سے بڑھتی ہیں، اور پاکستان کا بیان بھی بڑھتا تھا، اور پاکستان کا سٹانس بھی بنتا تھا کہ پاکستان کے جو آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جو پاسپورٹ ہے اس پہ یہ کلیئر لکھا ہوا ہے کہ یہ جو پاسپورٹ ہے ہر ملک میں چلے گا، بس اسرائیل میں نہیں چلتا. تو ہم اپنی باتوں سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. قائد اعظم کا فلسفہ فلسطین پہ کلیئر ہے. آج یہ جو کاکڑ صاحب نے ٹو نیشن تھیوری لگائی ہوئی ہے، ٹو نیشن تھیوری، یہ کیا ٹو نیشن تھیوری، جبکہ قائد اعظم صاحب نے اس کی بات نہیں کی. قائد اعظم صاحب نے یہ کہا کہ یہ ٹو نیشن تھیوری نہیں، بلکہ یہ ون نیشن ہے، جو کہ افغانستان، فلسطین ہے سوری، اور اس پہ اسرائیل نے قبضہ کیا ہوا ہے. اور ہم پاکستان، مجھے شرمندگی ہوتی ہے اس گورنمنٹ پہ اور اپنے یہ جو لوگ ہمیں جو ریپرزینٹ کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس فوج پہ بھی، کہ وہ کوئی ایک بیان نہیں دے سکے، کوئی پازیٹیو سٹانس نہیں لے سکے جیسے کہ ایران نے لیا ہے. کم از کم ایران سے زیادہ سٹانس ہمارا ہونا چاہیے تھا نا، ہم پہ ذمہ داری بھی تو زیادہ ہے. تو یہ فرق ہے کہ وہ جو انٹرنیشنل طاقتیں ہیں وہ یہ نہیں چاہتی کہ پاکستان ایک سٹانس پہ آئے، پاکستان سے آواز بلند ہو، پاکستان ایک مضبوط نیشن بنے جس کی پوری دنیا میں بات سنی جائے، جیسے خان صاحب کی سنی جاتی تھی. تو خان صاحب کو یہ، میں آپ کو بتاؤں، مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ کافی ساری دنیا میں ڈیولپمنٹ کی گئی پہلے، تب جا کے فلسطین پہ حملہ کیا گیا. تو یہ ڈیولپمنٹ سے مراد یہ ہے کہ وہ کنٹریز کے جو ان طاقتور نیشن کو، جیسے امریکہ ہے، جیسے انگلینڈ ہے، برٹن ہے، ای یو ہے، ان کے خلاف جو لوگ سامنے آ سکیں، اسرائیل کے خلاف جو لوگ سامنے آ سکیں، ان کو جان بوجھ کے کمزور کیا گیا اور ان میں اپنے بندے بٹھا دیے گئے تاکہ یہ لوگ کھل کے اس کا مخالفت نہ کر سکیں اور اس کے خلاف بیان بازی نہ کر سکیں، کیونکہ ایک شرمندگی کا مقام ہے. ہمیں کھل کے فلسطین کا ساتھ دینا چاہیے. کتنی مائیں بہنیں ہماری وہاں بے آبرو ہو گئیں اور لوگ مارے جا رہے ہیں اور ہم سو رہے ہیں، اور ہماری طرف سے کسی قسم کا کوئی ایٹ لیسٹ ایک بیان ہی دے دیتے تو یہ ہمارے لیے اچھا تھا. اچھا، ابھی تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ جلدی آپ کے ساتھ ایک نئے بلاگ کے ساتھ ملتے ہیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے ویڈیوز کو. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہم لوگ سچ بول رہے ہیں اور سچ کا ساتھ دے رہے ہیں اور سچ پھیلا رہے ہیں تو ضرور ہمیں لائک کیجئے
اور اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔